हरे कृष्णा। तो रीथिंकिंग डार्विन पर फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो डार्विनिज़म है वो इस चीज़ को रूल आउट कर देती है कि कोई गॉड है ना, या इंटेलिजेंस है, उसका कुछ काम है ना। वो गॉड को, क्रिएटर को, इंटेलिजेंट बीइंग को उसको रूल आउट कर दिया। तो जो आईडी है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, वो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगी कि वो इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है कौन या उसका नेचर कैसा है। वो इसके बारे में डिस्कस करेगी कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट की आवश्यकता पड़ रही है ना। और ये जब ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन स्टार्ट हुआ तो ज़्यादातर साइंटिस्ट का सोचना ये था कि कहीं ना कहीं ये बाइबल को लेके आएंगे, है ना, कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके आएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट हैं, कैसे साइंस की जो अलग अलग फील्ड हैं उसके द्वारा ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि इवोल्यूशन में बहुत सारे इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ रही है। हमें रिलीजन की तरफ, अगर उनकी भाषा में समझे, या बाइबल है ना, उसकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। साइंस में ऐसी फील्ड हैं जो हमको ये बताएंगी कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बीइंग की आवश्यकता है ना। Without employing the Bible as a scientific text, these scholars critiqued Darwinism on scientific and philosophical grounds. अभी जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है उसमें 3 स्टेप्स हैं, है ना। एक है साइंटिफिक ग्राउंड, एक है फिलोसॉफिकल ग्राउंड, और एक है पॉजिटिव रिसर्च, है ना। तो साइंटिफिक ग्राउंड पर इंटेलिजेंट थ्योरी जो है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो डार्विनिज़म है किसी भी ऑरिजिन को समझाने के लिए क्या है, इनकम्प्लीट है। डार्विनिज़म थ्योरी जो है, हम कोई भी जनरली ह्यूमन आई के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है। तो डार्विन थ्योरी के द्वारा हम एक जो ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो कैसे डेवलप हुआ उसको हम नहीं बता सकते, है ना। फिर फिलोसॉफिकल ग्राउंड जो है कि एक होता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब नेचर क्या है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और किसी भी गॉड या इंटेलिजेंट बीइंग की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन जो है ये फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे भी ये बताएगी कि डार्विन की वजह से जो सोसाइटी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, है ना। और तीसरा है पॉजिटिव रिसर्च प्रोग्राम इन विच इंटेलिजेंट कॉजेशन बिकम्स द की फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, है ना, कि डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। तो अगर ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, जो डार्विन की वजह से जो कल्चरल, है ना, या डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, या लोगों की जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, लोगों का एक दृष्टिकोण बना हुआ है, उसको चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। और जो लोगों की लाइफ है जस्ट एक मटेरियलिस्टिक, है ना, कि जस्ट मैटर है और इन्जॉय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इकट्ठा करना है, तो उससे चेंज होगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन लाइफ में मोरलिटी है या वैल्यूज़ हैं या रिलीजन को सही तरह से देखना है, वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन से स्टेब्लिश होगा, है ना। जैसे हम देखते हैं अभी ये एक कहानी जैसे है ना, जैसे एक व्हेल मछली कैसे आई, है ना। तो डार्विन का कहना है कि जैसे भालू है ना, भालू कुछ मक्खियों को खा रहा है ना, खाते खाते क्या हुआ, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे पहुंचा और धीरे धीरे वो पानी में चला गया, है ना।
और पानी में जाने के बाद भी फ्री मक्खियों को खाता जा रहा है। तो ऐसे 200-300 साल निकल गए, भालू जो था उसकी बहुत सारी जनरेशन निकली, और फिर भालू किस में चेंज हो गया, ब्लू व्हेल में चेंज हो गया। इसको हम पढ़ते हैं। अभी ये एक बच्चों को सुनाने वाली स्टोरीज है, करेक्ट, लेकिन उसको हम साइंटिफिक फैक्ट मानते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, या बहुत सारे स्पीसीज में ऑर्गन्स हैं जिसको हम डार्विन के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। तो हमको डार्विन के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, है ना। लेकिन साइंस क्या है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। फिर क्या है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन। इंटेलिजेंट डिज़ाइन बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन दैट इंटेलिजेंट कॉजेस कैन डू थिंग्स विच अनडायरेक्टेड नेचुरल कॉजेस कैंट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेचर में कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग तो होना चाहिए, इंटेलिजेंट कॉज होना चाहिए। वो हम आएंगे धीरे धीरे। साइंस ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेचर, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लेबोरेटरी का एग्जाम्पल देखते हैं अपने लेक्चर्स में, कि न्यूटन का फ्रेंड था, है ना, वो लैब में लेके गया, मतलब न्यूटन लेके गया अपने फ्रेंड को, और वहाँ पर एक सोलर सिस्टम का मॉडल बना हुआ था, है ना। तो वो सोलर सिस्टम के मॉडल को देखकर न्यूटन का फ्रेंड बोलता है, किसने बनाया, है ना। न्यूटन ने बोला, ये तो अपने आप बन गया, है ना, बाई चांस बन गया, है ना। तो बोला, नहीं, अपने आप नहीं बन सकता, इतना सुंदर मॉडल इतनी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है। तो न्यूटन बोलता, नहीं, अपने आप ही बन गया। बोले, नहीं, अपने आप कैसे हो सकता है। तो न्यूटन ने बताया कि इतना छोटा मॉडल है, वो अपने आप नहीं बन सकता है। तो जो बड़ा गैलेक्सीज हैं, है ना, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, वो अपने आप बन जाएगा, है ना। तो किसी, जैसे मान लीजिए ये रूम है ना, तो रूम में अभी ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, आसन रखा हुआ है ना, बहुत सारे कैमरा लगा हुआ है। तो अभी इस रूम में कोई नहीं है, और ये सब अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और बाहर से कोई व्यक्ति आता है, तो बोला, ये सब अरेंजमेंट कैसे हुआ। तो बोला, ये अपने आप हो गया। अंदर प्रोजेक्टर रखा हुआ था, कैमरा रखा हुआ था, लैपटॉप रखा हुआ था, और अपने आप अरेंज हो गया। इसको हमने 1 साल पहले रख दिया था रूम में ऐसे ही, और जब अंदर आए तो सब अरेंज मिला, है ना। तो जब अरेंज कुछ मिल रहा है, तो उससे हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि किसी न किसी ने तो अरेंज किया है ना। तो ऐसे ही नेचर में या हमारे ऑर्गन्स में, है ना, अलग अलग स्पीसीज में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी फिनोमेना देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग होना चाहिए। तो जैसे हम ये देखते हैं, ये गेम है स्क्रैबल, है ना। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर है ना। तो मान लीजिए कोई एक बोर्ड है ना, उसमें सारे ऐसे नंबर्स को फेंक दिया, है ना। लेकिन एक है फेंक दिया, दूसरा है उसको प्रॉपरली अरेंज किया, है ना। जैसे मान लीजिए ये है होप, लाइफ, बिलीवर, है ना, जीसस। तो अभी ये जो नंबर अरेंज हुए हैं, होप है, लाइफ है, बिलीवर है, तो हमने सारे वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिए और फेंक दिए, तो अपने आप बन जाएंगे वो। कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट है या मीनिंगफुल वर्ड है, वो अपने आप बन जाएगा, या किसी ने उसको अरेंज किया होगा, है ना। तो डार्विन जो अनडायरेक्टेड नेचुरल प्रोसेस है कि हमने सारे स्क्रैबल लिए और उसको फेंक दिया, लेकिन जब इंटेलिजेंट बीइंग कब आएगा उसमें, जब हमने उसको उस बोर्ड पर अरेंज किया, है ना? जैसे ये है। तो अगर ये मीनिंगफुल वर्ड अरेंज हो रहे हैं, है ना, हैप्पी, स्क्रैबल, तो जो अरेंज कर रहा है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति कोई होना चाहिए, इंटेलिजेंट बीइंग होना चाहिए, तब वो मीनिंगफुल वर्ड कर पाएगा। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया, है ना। फिर हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन की। ये जो हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि
18th या 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। इससे बहुत पहले से फिलोसोफर्स हुए हैं या साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट ब्रेन होना चाहिए, है ना। लेकिन बार बार क्या है, उस थ्योरी को दबा दिया गया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था नॉलेज फिल्ट्रेशन, नॉलेज को फिल्टर कर दिया जाता है ना। तो ये 3rd and 4th सेंचुरी, है ना, चर्च फादर मिन्यूसियस फेलिक्स एंड बेसिल द ग्रेट, है ना, बाद में थॉमस एक्विनिस, है ना, बाद में थॉमस रेड एंड चार्ल्स हॉक। तो ये 18th और 19th सेंचुरी, है ना। तो ये जितने फिलोसोफर्स या थिंकर्स, है ना, या साइंटिस्ट रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, है ना, लेकिन उसको साइंस की फील्ड से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। समस्या क्या हो रही थी, सब ये बोल रहे थे कि इंटेलिजेंट बीइंग या ब्रेन होना चाहिए, लेकिन उसको एम्पेरिकली कैसे नापें, समस्या आ रही थी। तो कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था या उनको नकार देते थे, या अभी के टाइम में देखें उसको बैड साइंस या बैड साइंटिस्ट बोलते थे। तो साइंस क्या है, मेज़र करना है। अगर आपको इंटेलिजेंट बीइंग लग रहा है तो मेज़रमेंट में आना चाहिए। तो अभी ये जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरिस्ट हैं, अभी क्या है, उसको साइंटिफिक तरीके से मेज़र कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना। तो ये एक वॉच मेकर आर्ग्यूमेंट है, बहुत फेमस है ना। और इस विलियम पेलेस वॉच मेकर आर्ग्यूमेंट, है ना, ये वॉच है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, क्या है फंक्शन इसका, टाइम बताना, करेक्ट। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये वॉच कहीं पड़ी हुई मिली, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, आदिवासी को नहीं, तो ये जो वॉच है अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है उसको क्या किया गया है, असेंबल किया गया है। किस लिए असेंबल किया गया है, जिससे वो टाइम को दिखाए, करेक्ट। तो इसको असेंबल करना और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, एक बुद्धि चाहिए। ये अपने आप नहीं आ सकता। तो ये अलग अलग पार्ट बनाना और उसको असेंबल करना, जिससे एक फंक्शन हो कि वो टाइम को शो कर सके, ये है वॉच मेकर आर्ग्यूमेंट, है ना। तो ये 18th सेंचुरी में था, एक विलियम पेले उसने बताया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे चंद्रमा है ना, मून है, तो उस पर बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, क्रेटर्स दिखाई देते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे साइन दिखाई देते हैं, है ना। तो ये केपलर था, जॉनसन केपलर। तो केपलर ने बताया कि चंद्रमा पर जो भी क्रेटर्स दिखाई देते हैं वो कैसे हैं, कैसे बने हैं, किसी ने बनाए हैं, मतलब कोई इंटेलिजेंट बीइंग है उसने बनाए हैं। लेकिन आगे पता चला कि जो क्रेटर्स हैं, ये साइन जो दिखाई देते हैं चंद्रमा पर, वो क्या है, नेचर से अपने आप बन जाते हैं। मतलब कुछ कंडेंसेशन होता है ना, कुछ वेपराइजेशन होता है, उसकी वजह से चंद्रमा पर अलग अलग क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग फॉर्म्स या क्रेटर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जब ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी साइंटिफिक फील्ड में नहीं आई थी, तो कुछ लोगों ने हर चीज़ में डिज़ाइन निकालना चालू किया। और जब बाद में पता चला कि ये तो नेचर में अपने आप होता है, इसमें इंटेलिजेंट बीइंग की आवश्यकता नहीं है, तो और उस थ्योरी को दबा दिया गया कि नहीं, ये जो डार्विन है वो सही है, और जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी है उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। जब इस तरह से लोग उसको इम्पोज कर रहे थे, थोप रहे थे, ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं डिज़ाइन लेके आ रहे थे, है ना। तो जैसे कि ये है, ये रिचर्ड डॉकिंस है ना, उसने क्या बोला है, द लेस यू थिंक द मोर यू बिलीव, है ना। तो उसको लग रहा है कि रिलीजन है जो एक बिलीफ सिस्टम है, और साइंस क्या है, एक बुद्धिमान लोगों के लिए, है ना।
बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ हैविंग बीन डिजाइन फॉर ए पर्पस, है ना, दैट गिव द अपीयरेंस ऑफ हैविंग बीन, मतलब वो डिज़ाइन है या पर्पस है नहीं पर्पस या डिज़ाइन है नहीं, ऐसा एक अपीयरेंस देता है बायोलॉजी, है ना। फिर आगे चल के ये बहुत फेमस एक साइंटिस्ट था फ्रांसिस क्रिक, जिसने डीएनए खोजा था, है ना। उसने क्या बताया, बायोलॉजी मस्ट कॉन्स्टेंटली कीप इन माइंड दैट व्हाट दे सी वाज नॉट डिजाइन बट रेदर इवॉल्व्ड, है ना। तो इवॉल्व हुआ है, कोई डिज़ाइन नहीं हुआ है ना। तो ये जो डार्विन का क्रक्स है, ये ब्लाइंड नेचुरल कॉजेज हैं, है ना। उसके बाद चांस, फिर नेसेसिटी एंड अनब्रोकन लॉस, है ना। कोई नेचर में कोई लॉ डिफाइन नहीं है ना। जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है, जैसे जिराफ को आवश्यकता पड़ी तो गर्दन लंबी हो गई और धीरे धीरे वो एक इस्टेब्लिश हो गया, है ना। तो ये जो धीरे धीरे साइंस की फील्ड में और ये बायोलॉजी की फील्ड में अगर डिज़ाइन वर्ड आता भी था तो लोग डिज़ाइन को एक्सेप्ट करते थे। डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनर, इसको समझिए। तो डिज़ाइन को अगर एक्सेप्ट करते थे तो उसको भी क्या मानते थे, वो अनडायरेक्टेड नेचुरली वो डिज़ाइन बना है ना, उसमें डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये देखिए, ये डार्विनिस्ट है फ्रांसिस आइलर, उसने क्या बोला है, इट वॉज डार्विन्स ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट टू शो that the directive organization of living being can be explained as a result of natural process, natural selection, without any need to resort to a creator or other external agent, है ना। डार्विन्स ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट, है ना। तो कहीं भी अगर डिज़ाइन आ रहा है, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो तुरंत ही उसको नकार दिया जाता है ना। वो नेचर में नेसेसिटी है और धीरे धीरे अपने आप डेवलपमेंट हो गया, नेसेसिटी डेवलपमेंट, और अनडायरेक्टेड नेचुरल कॉजेस, ये है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर कहीं भी डिज़ाइन दिख रहा है, कहीं भी हमको डिज़ाइन दिख रहा है, तो ज़रूरी है उसको रिलीजन से ही समझाया जाए, उसके साइंटिफिक तरीके हैं कि नहीं है ना। मेन क्या है, यहाँ पर बात रुकी हुई है। The directive organization of living beings can be explained without recourse to a designer, है ना। तो डिज़ाइनर को बीच में मत लाओ, है ना। कोई इंटेलिजेंट बीइंग को बीच में मत लाओ। कोई इंटेलिजेंस है ये दिखाओ, साइंटिफिकली साइंस की फील्ड से ये दिखाओ कि कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं है ना। फिर एक ये है, वुड एम्प्लॉइंग ए डिज़ाइनर इन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस नेसेसरीली टेक अस आउट ऑफ रियल्म ऑफ साइंस। तो जहाँ भी डिज़ाइन आएगा तो क्या साइंस की फील्ड अलग हो जाएगी, साइंस अलग हो जाएगा और डिज़ाइनर अलग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, है ना। तो अब ये विद इन बायोलॉजी इंटेलिजेंट डिज़ाइन इज ए थ्योरी ऑफ biological origins and development. Its fundamental claim is that intelligent causes are necessary to explain the complex, information-rich structures of biology and that these causes are empirically detectable. तो सबसे ज़्यादा वो जो एक गैप बना हुआ था, है ना, कि इंटेलिजेंट को साइंटिफिकली बताना या एम्पेरिकली बताना, अभी धीरे धीरे वो गैप है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। और साइंस की ऐसी फील्ड है जो इंटेलिजेंस को बता सकती है। कुछ हम फील्ड देखते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस, इसको हम डिटेल में वो नहीं करेंगे। फिर क्रिप्टोग्राफी, जैसे कोडिंग, है ना, कोडिंग बनाना, है ना, लिखना। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर रैंडम नंबर जनरेशन है, और फिर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस,
तो इसमें हम एक देखते हैं, ये सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, है ना। एक हम सिंपल उदाहरण देखते हैं पहले, है ना। जैसे मान लीजिए रेडियो मिर्ची है, अभी कोई रेडियो मिर्ची चला रहा है ना, उसकी एक सेट फ्रिक्वेंसी है, उस पर सॉन्ग्स आ रहे हैं, या जो आरजे है वो अपना बोल रहा है, ठीक है। तो उस फ्रिक्वेंसी पर सॉन्ग सुनाई देंगे, या आरजे बोलेगा, या न्यूज आएगी, ठीक है। लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली कुछ दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अभी हमें पीछे से कुछ दूसरा सॉन्ग सुनाई दे रहा है, या पीछे से न्यूज़ सुनाई दे रही है ना, और उसका जो पैटर्न है वो फिक्स है ना। कभी क्या होता है, जैसे हमने रेडियो मिर्ची चालू किया और कुछ भी घर घर आवाज़ आ रही है ना, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो सिग्नल दे रहा होगा सिस्टम, या जो मेरा मोबाइल है जो सिग्नल ले रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। या तो सिग्नल देने में प्रॉब्लम होगी, या सिग्नल रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो रेडियो मिर्ची चल रहा है उसके पीछे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, या तो न्यूज आ रही है, या कोई सॉन्ग आ रहा है, कुछ चल रहा है, तो हम समझेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी के पास में कोई दूसरा रेडियो चैनल होना चाहिए जहाँ से सॉन्ग्स या न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है। समझ में आया? एक है घर घर आवाज़ आना, उससे हमें लगेगा वहाँ इंस्ट्रूमेंट में या हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरा है, नहीं ये भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, वो भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सॉन्ग से न्यूज आ रही है, तो हम पता नहीं करेंगे कोई दूसरा रेडियो चैनल पास में होना चाहिए। करेक्ट। तो एक ये मूवी बनी थी जिसका नाम है कॉन्टेक्ट, एक कॉस्मोलॉजिस्ट है कार्ल सेगन, उसने बताया। तो उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कैसे समझाऊं आपको, वो बाहर से स्पेस से कुछ सिग्नल ले रहे थे। उस मूवी में क्या था, वो सिग्नल ले रहे थे, है ना। और जब सिग्नल डिटेक्ट कर रहे थे तो उसमें एक पैटर्न आ रहा था, ये जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब नंबर्स आ रहे थे, है ना। ये किसी से डिवाइड नहीं किए जा सकते, एक से डिवाइड होंगे या खुद उस नंबर से डिवाइड होंगे, है ना। तो इस मूवी में दिखाया कि जैसे एक सिस्टम है और उस सिस्टम में फिक्स है कि वही सिग्नल आने चाहिए, लेकिन उन सिग्नल के अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे थे, और उन सिग्नल्स में क्या था, एक पैटर्न था, है ना। ये प्राइम नंबर का पैटर्न्स था। तो इससे उन्होंने लगाया कि इस स्पेस में या इस यूनिवर्स में क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है। ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जो अभी हम साधारण भाषा में उसको बोले तो एलियंस मान लो, है ना। एलियंस हैं, कोई सिग्नल भेज रहे हैं, या कोई दूसरा यूनिवर्स है या दूसरी अर्थ है, वहाँ से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, और वो सिग्नल्स हमको अर्थ पर, अपनी अर्थ पर रिसीव हो रहे हैं, है ना। और उसका पैटर्न क्या है, एक फिक्स है, वो प्राइम नंबर्स है। तो इसको बोलते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? तो समझ में नहीं आया? ये तो साइंस फिक्शन था। हाँ, एक मॉनिटर है जिस पर फिक्स सिग्नल्स को लेना है, लेकिन उन सिग्नल्स के अलावा कुछ दूसरे सिग्नल्स आ रहे हैं जिसका पैटर्न फिक्स है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से सिग्नल्स आ रहे हैं। करेक्ट। तो इंटेलिजेंट डिजाइन में एक, इसको आप याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये स्पेसिफाइड, इसको बोलते हैं बुल्स आई, है ना। अभी किसी को इस पर निशाना लगाना है ना, तो अगर किसी ने निशाना लगाया एकदम बीचों बीच, तो हम क्या समझेंगे कि ये अपने चांद से हो गया या किसी ने निशाना लगाया है, किसी ने लगाया है ना।
तो ये जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्शन हो गया उसके बाद बता रहे हैं कि इस पे इंटेलिजेंट डिज़ाइन होना चाहिए। इंटेलिजेंट डिज़ाइन पहले है, उसके बाद नेचर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है ना। जैसे देखिए, अभी ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, कॉन्टिंजेंट, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफाइड। ये अगर 3 चीज़ें साथ में हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉन्टिंजेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड, जैसे हमारा मॉनिटर था, वहाँ पे बहुत सारे सिग्नल रिसीव कर रहे थे, लेकिन साथ में एक फॉरेन सिग्नल भी रिसीव हुआ जिसको हमें पता नहीं था, है ना। और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, क्योंकि चांस के द्वारा कोई बनाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे उसका एग्जांपल। और ये क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे मान लो हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, है ना, बार बार सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सिक्के को उछालने से कुछ पैटर्न बनेगा। मान लो हमने 1000 बार उछाला तो 500 बार एक पैटर्न बना, 500 बार एक पैटर्न बना, तो हम बोलेंगे पैटर्न बन जाता है, किससे बन जाता है, बाई चांस बन जाता है। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, ये उसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी होगी पैटर्न में, और ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अब इसमें आप तीनों चीज़ देखिए, कॉन्टिंजेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड, है ना, कॉम्प्लेक्स नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल बाई चांस, और स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड मतलब एक फिक्स पैटर्न है। तो इसमें आप तीनों चीज़ें बताइए क्या क्या है। प्राइम नंबर में कॉन्टिंजेंट है कि नहीं है? है। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? ये नंबर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स है। और ये स्पेसिफिक है कि नहीं है? स्पेसिफिक है, करेक्ट। कोई भी नंबर नहीं है जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, 20, ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक है और कॉम्प्लेक्स भी है और कॉन्टिंजेंट भी है। समझ में आया? जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, सिक्के को उछालना है, ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। तो कोई बोल सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बाई चांस भी हो सकती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, करेक्ट। कोई स्पेसिफिक नहीं बनेगा। जैसे स्क्रैबल है, उसको हमने छोड़ दिया ऐसे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, अलग अलग जो नंबर्स हैं वो अलग अलग जगह अरेंज होंगे, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, कोई उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है ना, एक बंदर को बैठा दिया, वो टाइप कर रहा है, ठीक है, तो जो टाइप कर रहा है तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। आप टाइप करते रहो, कुछ ना कुछ टाइप करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगा वो, है ना, कि बंदर को बैठा दिया, वो टाइप किया जा रहा है, टाइप किया जा रहा है, टाइप किया जा रहा है, और शेक्सपियर का नॉवल लिख गया उसने। ऐसा नहीं होगा, है ना। टाइप कर रहा है, टाइप कर रहा है, टाइप कर रहा है, और एक कोई भी नॉवेल आ गई, ऐसा नहीं होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्पेसिफाई नहीं है ना। तो ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है। कॉन्टिंजेंट अपने आप नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड, है ना, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफाइड। जैसे ये देखिए, है ना, अभी ये जो है इसमें क्या क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेसिफाई है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्पेसिफाई नहीं है ना। तो कॉन्टिंजेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, और स्पेसिफाइड मतलब मीनिंगफुल। इसको समझिए, मीनिंगफुल। कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी हो सकता है,
है ना। मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, कंक्रीट है, उसको हमने कहीं फेंक दिया तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन घर बनाना है, कुछ मीनिंगफुल बनाना है, कुछ स्पेसिफाई बनाना है, तो कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, करेक्ट। तो ये जो स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है जहाँ भी देखने को मिलती है, ये उसको वहाँ हम इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, इंटेलिजेंट डिज़ाइन होनी चाहिए। अभी वो डिज़ाइनर कौन है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक फेमस आर्टिस्ट था ये ड्यूरेर, है ना, उसने क्या था, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, है ना। जैसे और उस पेंटिंग में क्या है, अलग अलग इमोशंस हैं, जैसे फियर है ना, एंगर है ना, या बहुत हैप्पी मूड है, या किसी का मैरिज हो रहा है, या नेचर है। तो उसने क्या किए थे, अलग अलग ऐसे पेंटिंग्स बनाई थे। ये वुड कट, है ना। हाँ, लकड़ी से बनाते हैं और उसमें इंक लगाते हैं और इंक को क्या पेपर पर रखते हैं तो पेंटिंग आ जाती है। तो उसने जो लकड़ी पर उसने वुड कट बनाए, उसमें क्या क्या तीनों चीज़ें हैं, है ना। अभी आप देख लीजिए, कोई लकड़ी लिया, कोई एक बोर्ड है और बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे लकड़ी पे ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, है ना। किसी ने हथौड़ा मारा, किसी ने कील मारा, तो वहाँ पे भी एक डिज़ाइन बन जाएगा, वहाँ पे भी एक डिज़ाइन बनेगा, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा, वो कोई पेंटिंग नहीं बन जाएगी, है ना। वो कोई अमिताभ बच्चन का पेंटिंग नहीं बन जाएगा या मोनालिसा का पेंटिंग नहीं बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्पेसिफाई नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी होना चाहिए और स्पेसिफाई भी होना चाहिए, है ना। तो ये अभी इतनी ये जो पेंटिंग है ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है ना। एक और सिंपल एग्जांपल, आपने एक वाइट वो लिया, वाइट शीट ली, है ना, और बहुत सारे कलर लेके आए, ठीक है, और कलर रखे हुए, और आपका पैर पड़ा कलर पर और सारे कलर क्या हो गए, वो वाइट पेपर पर चले गए, फैल गए, तो उससे पेंटिंग बनेगी कुछ? वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सारे कलर फैल गए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन कोई पेंटर ने ब्रश लिया और उसे पेंटिंग बनाना चालू किया उसी कलर से, तो एक नेचर का सीन बन गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स है और मीनिंगफुल है ना। तो बाई जो चांस है, चांस से कॉम्प्लेक्स तो बन सकता है लेकिन स्पेसिफाई नहीं बन सकता, मीनिंगफुल नहीं बन सकता। अगर मीनिंगफुल बनाना है ना, या स्पेसिफाई बनाना है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट उसमें बीच में आएगी। समझ में आया? किसी को डाउट है अभी पूछ लीजिए। हाँ जैसे कि आपने बताया कि इंटेलिजेंट डिजाइनर तब पता चलेगा जब उसमें ये कंडीशन होगी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिटी की। हाँ, और उसमें भी तब है जब वो तीन चीजें वो हाँ, करेगा। मेनली दो है, इस कॉम्प्लेक्स है और कॉन्टिजेंट तो होगा, वो कॉन्टिजेंट तो पहले ही होगा। हाँ, वो अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इंटेलिजेंट बिंग करा रहा है उसको। हाँ, एक मिनट। तो भी जैसे कि हम आपने पेंटर का एग्जांपल लिया, तो उसने अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, उसने सोचा फिर बनाया वो चीज। अनएक्सपेक्टेड तो कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड की डेफिनेशन क्या है कि एक नेचर में अपने आप होना, नेचर में जो अपने आप हो रहा है उसके लिए अनएक्सपेक्टेड, उस कॉन्टेक्स्ट में अनएक्सपेक्टेड बोला जा रहा है। जो डार्विन ने बोला है कि नेचुरल तरीके से सब कुछ चल रहा है लेकिन अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो गई, उस सेंस में अनएक्सपेक्टेड। बाकी जो पेंटर बना रहा है वो तो सोच के बनाएगा ना, उस सेंस में अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, प्रोबेबिलिटी आता है। बार बार करने हाँ, कुछ आना। हाँ, तो वही मैंने समझाया, जो प्रोबेबिलिटी आता है कि एक ही चीज़ को हम बार बार करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल पैटर्न बन जाता है। तो उसका कोई एग्जांपल बताइए आप।
उसका एग्जांपल वो बताते हैं कि बहुत सारे बंदर हैं और टाइप कर रहे हैं, टाइपराइटर पे बैठे हुए हैं। तो टाइपराइटर पे बैठे रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल बन सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है ना। लेकिन क्रिएशन ऐसा नहीं हुआ है ना। क्रिएशन इस तरह से नहीं हुआ है। यह ह्यूमन आई है, उसका ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। ह्यूमन आई में अगर एक भी चीज़ नहीं है, रेटिना काम नहीं कर रही है, कॉर्निया काम नहीं कर रही है, तो ह्यूमन आई क्या है, वो काम करना बंद हो जाएगी। तो यहाँ तो आप कुछ करते जा रहे हैं और कुछ नॉवेल बन गया। इसे इंटेलिजेंट डिजाइनर जो मतलब बता रहे हैं कि कोई डिजाइनर है, लेकिन वो लोग जो साइंटिस्ट लोग वो चाह रहे हैं कि जो डिजाइनर है उसको भी वो साइंस के से प्रूफ करके दिखाए तो माने। हाँ, तो मानेंगे, यस। तो अगर उसको एम्पेरिकली आप प्रूफ करिए। आपको इंटेलिजेंस बताना है साइंस की फील्ड में, तो प्रूफ होना चाहिए लैब में। इसके लिए ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, क्रिप्टोग्राफी है, आर्कियोलॉजी है, इस तरह से। तो जो मूवी है कॉन्टैक्ट, उसमें उन्होंने बताया ना कि हमें ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं और वो स्पेसिफिक हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, कोई ना कोई बाहर इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू सिग्नल मिल रहा है। उसको लॉजिक से तुम बता सकते हैं ना कि कोई डिजाइनर है, जो साइंस है तो जैसे लैब में उसको प्रूव करके डिजाइनर कोई डिजाइनर है उसको प्रूव करके या लैब में नहीं कुछ, लेकिन ऐसा ये आया ना, अभी हमने ये चर्चा किया ना, पीछे आया ना, ये सब फील्ड है, उससे हम बता भी सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंस है। अब वो इंटेलिजेंट बीइंग कौन है उसके बारे में डिस्कस नहीं है, इंटेलिजेंस है, इस सारी फील्ड से हम बता सकते हैं। यस। मूवी का उदाहरण हमने दिया तो इसलिए है कि बस एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। हालांकि उसको तो हम एग्जांपल को नहीं, वो तो एक साइंस फिक्शन था। और कुछ? ठीक है। तो ये जो स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्सिटी है ना, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन देयरफॉर डज नॉट स्टडी इंटेलिजेंट कॉजेज पर से, बट द इंफॉर्मेशनल पाथवेज इंड्यूस्ड बाय इंटेलिजेंट कॉजेज, है ना। तो वो इंटेलिजेंट बीइंग कौन है, डिजाइनर कौन है, उसकी स्टडी नहीं करेंगे इसमें। इंटेलिजेंस है उसकी स्टडी होगी। एज ए रिजल्ट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन प्रीसपोजेस नाइदर ए क्रिएटर नॉट मिरेकल्स। तो साइंस की फील्ड में इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग डायरेक्ट गॉड पे जाएंगे, बाइबल पे जाएंगे, क्रिएटर पे जाएंगे। तो उसको हटाकर साइंटिफिक मेथड से ही हम इस चीज़ को एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस है। द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिज़ाइन इज़ थियोलॉजिकली मिनिमलिस्टिक, मतलब थियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, रिलीजन की आवश्यकता नहीं है। इट डिटेक्ट्स इंटेलिजेंस विदाउट स्पेकुलेटिंग अबाउट द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है। लास्ट में ये है कि एक साइंटिस्ट इनका नाम है माइकल बीहे, है ना। इनकी एक बुक है ये डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। उनमें उन्होंने फ्लैजेला का एग्जाम्पल दिया है। ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला पता है आप लोग, है ना। ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को चलना होता है ना। जैसे कोई नाव है या कोई शिप है, उसको समुद्र में चलना है, नदी में चलना है, तो कैसे चलता है वो? एक नेविगेशन सिस्टम होता है ना, एक सिग्नल लेना है ना, कहाँ चलेगा, राइट। एक जैसे वो क्या होती है, कंपास होता है, किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मान लीजिए चेन्नई से शिप निकला और उसको पहुंचना है कलकत्ता, है ना। तो अभी नेविगेशन करना है, तो नेविगेशन के लिए कंपास होता है और कैप्टन होता है, वो नेविगेट करता जाता है। उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है, उसको किसी इन्वायरमेंट में चलना है, तो उसको चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजेला होता है। ये इसको बोलते हैं फ्लैजेला, देख रहे हैं। और फ्लैजेला किसका बना होता है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे अभी ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, करेक्ट। तो उससे कम नहीं है ये स्ट्रक्चर। फिलामेंट है, हुक है, मेम्ब्रेन है, रॉड है। और इसमें ऐसा है कि इसमें 30 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फ्लैजेला को बनाने के लिए 30 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर 30 में से एक भी प्रोटीन नहीं है तो फ्लैजेला काम नहीं करेगा।
तो बैक्टीरिया तो कितना प्रिमिटिव है, और उसमें भी फ्लैजेला है, और उसमें भी 30 प्रोटीन की आवश्यकता है। तो अगर डार्विन के अनुसार चलें कि पहले बहुत ही प्रिमिटिव था और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, तो जो सबसे प्रिमिटिव है और सबसे डेवलप्ड है और उसकी जितनी भी बीच की स्टेज हैं सब फंक्शन करने वाली होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये बैक्टीरियन फ्लैजेला जो है, इसमें अगर एक भी पार्ट नहीं है या एक भी प्रोटीन नहीं है तो ये फ्लैजेला काम नहीं करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, है, या उसको एक दूसरा नाम है इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इसका एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी धीरे धीरे इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जा रहा है ना। तो ये तो हमारा पूरा हो गया आज का। तो समरी में हम देख लेते हैं कि पहले हमने देखा इफ़ेक्ट ऑफ डार्विनिज्म, जिसमें गॉड ये क्रिएटर उसको पूरी तरह से हटा दिया है। फिर हमने देखा इंटेलिजेंट डिज़ाइन, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। साइंटिफिकली हम बता सकते हैं कि डार्विन अपने आप में जो थ्योरी है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है उसको समझाने के लिए इम्परफेक्ट है। और फिलोसॉफिकली हम बता सकते हैं कि डार्विन की वजह से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। और पॉजिटिव रिसर्च प्रोग्राम कि साइंटिफिकली हम बता सकते हैं इंटेलिजेंट कॉज है ना। इंटेलिजेंट कॉजेज कैन डू थिंग्स विच अनडायरेक्टेड नेचुरल कॉजेज कांट। फिर आईडी क्या है, साइन ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेचर। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस, क्रिप्टोग्राफी, आर्कियोलॉजी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। और फिर स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें कॉन्टिंजेंट, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेडमार्क और सिग्नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। और लास्ट में इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ये हमने छोटा सेशन इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा समझने में टफ है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कैसा भी पूछ सकते हैं। आपने बोला था कि आई का एग्जांपल लिया कि क्या? अगर हमारी कॉम्प्लेक्स आई बन गई है, ह्यूमन आई, तो उससे पहले कहीं ना कहीं स्टेज में, इनिशियल स्टेज से फिर बन के फिर वो हमारी कॉम्प्लेक्स आई। हाँ, तो हम अगर मतलब इसमें क्या है, इसमें हमेशा याद रखना है प्रिमिटिव से लेके कॉम्प्लेक्स तक जितने भी स्टेप हैं सब फंक्शनिंग होना चाहिए, सब वर्किंग स्टेज में होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स आई में अगर एक भी पार्ट नहीं है या एक भी प्रोटीन नहीं है तो फंक्शन लेस हो जाएगी। तो वो जो बीच के स्टेज हैं वो सब फंक्शनिंग नहीं है। तो प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स कैसे बना अपने आप? हाँ, आप पूछिए। जैसे कि कोई बेबी जब लेता है, चूहे का हो या डॉग का हो, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन 4 दिन उसकी बोलती है कि आई अभी खुली नहीं है। हाँ, तो उसमें हम कह सकते हैं क्या कि वो 3-4 दिन जो उसकी आँखें नहीं खुली वो डेवलप हो रही है या नहीं, वो आई तो फंक्शनिंग में होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बॉडी है ना, तो अभी 1 दिन की बॉडी है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे फंक्शन करना चालू कर रही हैं। 6 महीने का होगा तो और ज़्यादा फंक्शन करेगी, 1 साल का होगा तो और ज़्यादा फंक्शन करेगी, लेकिन ऑलरेडी वो बॉडी में है। ऐसा नहीं कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसको फंक्शन में आने में समय लग रहा है। बाकी ऑलरेडी तो वो आई है, ऑर्गन्स हैं, फुली डेवलप्ड है। मतलब जैसे हम ये देखें कि जैसे आपने एक लैपटॉप लिया, उसमें सारे फंक्शन हैं, सब कुछ है, लेकिन डे 1 आप स्टार्ट करेंगे तो सारे फंक्शन तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। उसमें सब सिस्टम है, तो धीरे धीरे क्या है वो आप उसको सीखेंगे और वो फंक्शन आप वो काम लेना चालू कर देंगे। तो इसी तरह आईज़ हैं, सब कुछ डेवलप्ड है, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो वो ऑर्गन्स का यूज़ होना चालू हो जाएगा। जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें है, वो बेबी में है, लेकिन 6 महीने तक वो बाहर से नहीं लेता है कि माता का दूध पीता है। तो वो दूध पीने में धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है फंक्शन करना चालू हो रहा है। फिर जैसे वो बाहर से अन्न लेना चालू करेगा तो और पूरी तरह से वो काम करना चालू हो जाएगा, इस तरह से। हाँ,
इस चीज़ में चाहिए। हाँ, ये कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं, वो डेवलप्ड है, वो फंक्शनिंग धीरे धीरे चालू हो रही है उसकी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।